हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वो 20 सवाल जो बेहद इंपॉर्टेंट है, 2024 के पेपर में आए थे बेसिक के। और भाई ये आसान से सवाल हैं, फटाफट समझोगे, ध्यान से समझोगे, 2026 के जो पेपर आने वाला है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल से दिया गया है, ए दिया है और बी दिया है, तो आपको एचसीएफ बताना है ए और बी का। तो भाई एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या देखते हैं भाई, ध्यान दो। हम देखते हैं जो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर है 2 और यहाँ पर 3। तो इसकी क्या देखते हैं? स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉमन देखते हैं लेकिन स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं। तो भाई मुझे बताओ, दोनों में 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर 3 है, तो आपने ले लिया यहाँ पर 3। और 3 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है दोनों में? दोनों में स्मॉलेस्ट पावर है यहाँ पर 7, तो आपने ले लिया यहाँ पर 7। यानी कि एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास? 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बालको? तो भाई ये है हमारे पास, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोला है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास, ये दिया गया है जहां पर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के। देखो भाई ध्यान देना, ये जो कंडीशन है ना, हमारे पास 3 कंडीशन हम पढ़ते हैं। पहली कंडीशन क्या पढ़ते हैं? जब a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के और बराबर होता है c1 अपॉन c2 के, तो उस केस में क्या होता है? हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, ठीक है, जिसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये आपके पास दूसरा केस क्या पढ़ते हो आप? a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2 के। इस केस में हम क्या पढ़ते हैं? हमारे पास जो 2 लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती है और उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और लास्ट जो पढ़ते हैं हम, ये होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और इस वाले केस में क्या होता है? हमारी जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्टिंग होती हैं और यूनिक सॉल्यूशन आता है। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, हमारे पास तो कंडीशन ये दे दी, ये कंडीशन 2 में है। कौन कौन से केस में? एक तो भाई इस वाले में और एक इस वाले में। ये देखो इक्वालिटी की कंडीशन है ना, शुरू के जो 2 रेशियोज हैं वो आपस में क्या है? बराबर है। तो ये दोनों कौन से केस है भाई? ये दोनों केस है आपके पास, एक तो पैरेलल लाइन वाले जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता और दूसरा केस बनता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारे पास यहाँ पर? डी। बच्चे इस वाले सवाल में कंफ्यूज जरूर होते हैं भाई, तो तभी मैंने आपको ये तीनों से चीजों से बताया है, ठीक है। समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे भाई। अगला सवाल बोला है, कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं मिड पॉइंट के लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए और बी। तो भाई हमारे पास ए है, ये है 3, -1 और बी है आपके पास कितना? 7, 5। अब आपको मिड पॉइंट दे दिया, मान लो मिड पॉइंट है आपका, ये क्या है मिड पॉइंट? 5a, 2b। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, इसे बोलोगे आप x1 y1, इसको बोलोगे आप x2 y2 और इसको बोलोगे आप x और y। बेहद आसान। तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x, y बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होता है। वैल्यू पुट करते हैं, x और y कितना है? ये है 5a और ये है 2b बराबर x1 कितना है? 3 और ये प्लस का 7 अपॉन में 2। y1 कितना है? -1 प्लस 5 अपॉन में 2। वैल्यू सॉल्व करते हैं। देखो ये 5a है, 5a पहली वैल्यू के बराबर होगा, यानी कि 5a जो आएगा हमारे पास वो किसके बराबर आएगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 7 10, 10 को जब 2 से भाग किया तो कितना है हमारे पास? 5 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5/5। ये 5 से 5 कटा, कितनी आ गई a की वैल्यू? 1 आ गई। दूसरे वाला देखो, ये जो 2b है ये सेकंड वाले के बराबर होगा। तो भाई 2b किसके बराबर होगा? सेकंड वाले के, यानी कि 2b बराबर किसके हो गया? देखो 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4 बचा, 4 को 2 से किया तो 2 आ गया। तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास? 1 आ गई सॉल्व करके। तो a1 b1, तो दोनों को हमें क्या करना है यहाँ पर? जोड़ने के लिए बोला, तो जोड़ करके कितना आंसर आएगा? 1 + 1, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर करेक्ट। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। तो भाई अगला सवाल बोला गया है, द इक्वेशन आपको दी गई है, इसके कितने रूट्स होंगे? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट वाली एक्सरसाइज है, वहां से भाई 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है हर साल। उस एक्सरसाइज को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाता है। 80 में से 1 तो आना ही चाहिए ना। भाई देखो अब यहाँ पर, अब आपको पता है नेचर ऑफ रूट्स में हम क्या चेक करते हैं? डी निकालते हैं। और डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac। अब भाई एबीसी क्या है?
ए होता है हमारे पास, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू होती है ए जो कि 3 है, एक्स के साथ वाली वैल्यू होती है बी जो कि यहाँ पे है ही नहीं, एक्स है ही नहीं, तो एक्स नहीं है तो इसका मतलब 0 हो गया। ए कितना था हमारे पास, ए हमारे एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू 3, और सी है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है 12। तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करोगे तो 0 माइनस 4 3 जा कितना होगा आपके पास 12, 12 इंटू 12 कितना आएगा माइनस का 144। तो ये लेस देन 0 आ रही है वैल्यू। जब भी आपके पास d 0 से छोटा होता है, नेगेटिव होता है, उस वाले केस में हमारे पास क्या होता है बालको, उस वाले केस में हमारे पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इनको इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए खैर अभी आपके लिए काम का नहीं है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर आपको एक ट्राइंगल दिया है एबीसी, डीई लाइन पैरेलल है बीसी की, ये लाइन भाई इसके पैरेलल दे दी है, तो आपको बताना है कौन सी कंडीशन सही होगी। अब मुझे एक बात बताओ, बीपीटी थ्योरम पढ़ी होगी आपने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पहली थ्योरम है ट्राइंगल चैप्टर की 6.1। भाई उसका प्रूफ भी पूछा जाता है और उसकी स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं, यानी कि वो सवाल आ जाता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी या फिर स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, ठीक है जी, उस पे ये बेस्ड सवाल है। अब देखो होता क्या है, ये जो बीपीटी जो अप्लाई हो रही है इस ट्राइंगल में, तो डीई अगर पैरेलल है बीसी के, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है यहाँ पर बराबर होता है, क्या होता है रेशियो बराबर होता है, कैसे, और उसके कुछ कोरोलरी पार्ट्स भी होते हैं। देखो कोरोलरी पार्ट इन्होंने यहाँ पे बना रखा होगा, पक्की बात है। देखो या तो होगा एडी अपॉन में बीबी और बराबर होगा ए अपॉन में ईसी के, या फिर होगा एडी अपॉन में एबी, या फिर होगा ए ई अपॉन में एसी। देखो कहां पर है, एडी अपॉन में एबी कहीं दे रखा है, हाँ ये रहा, एडी अपॉन में एबी, और ए अपॉन में एसी भी दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी मैच कर लेना, ऐसा नहीं बन रहा होगा किसी भी पार्ट में, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। समझ आए भाई, नहीं समझ आ रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछ लें मास्टर जी नहीं समझ आ रहा है बता दीजिए, दोबारा दूसरी वीडियो बना देंगे, क्या दिक्कत है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोला है अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड। देखो भाई ये सर्कल है, प्यारा सा सर्कल, इस सर्कल पे अगर एक पॉइंट पे टच करके ऐसा लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे एक लाइन इसके अंदर को चली गई इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे सेकेंड। और अगर कोई लाइन सपोज इस तरीके से दो पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसको बोलेंगे हम कोड। तो इन्होंने क्या बोला, दो पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, यानी कि कौन सी लाइन हो गई हमारे पास, सेकंड हो गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। डायमीटर तो पता ही है आपको, सेंटर से लाइन जाती है वो डायमीटर कहलाती है ना, लार्जेस्ट कोड ऑफ दी सर्कल। चलिए अगला सवाल बोला है 10a आपको दिया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको निकालना है। मुझे एक बात बताओ भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और अपॉन में सेक आ गया सिंपल, और सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस ए। कॉस ए निकाल लोगे, कॉस ए कैसे निकलेगा, कॉस होता है हमारे पास क्या बताओ, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखो 10 दिया है आपको, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस हमारे पास 4 है, बना दो एक ट्राइंगल फटाफट। तो भाई परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस है हमारे पास 4, तो हाइपोटेन्यूज निकलेगी 5। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, बेस कितना है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 5, तो 4 अपॉन में 5, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, तो भाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है जी। अगले सवाल पे चलते हैं। बोला एक कार है मूव कर रही है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, एक टावर है जिसकी हाइट कितनी दे दी इन्होंने, 30 मीटर दे दी, तो बना लेते हैं भाई, टावर है 30 मीटर हाई टावर है ना। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, किस टाइम पे बताना है, उस टाइम पे बताना है आपको जब वो गाड़ी जो है वो कितनी दूर चली जाए उससे, 10√3 मीटर दूर चली जाए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उस कार का बताना है टॉप ऑफ द टावर से, तो ये थीटा बताना है। तो भाई परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसके साथ होता है, 10 के साथ होता है। परपेंडिकुलर है हमारे पास कितना 30, बेस कितना है 10√3, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3 अपॉन में √3, इसको रैशनलाइज कर दो भाई, तो ये जाएगा √3 अपॉन में √3, जाएगा 3 अपॉन में √3 अपॉन में 3, 3 से 3 कट गया, तो इसका मतलब 10 थीटा जो आ गया √3 आ गया। अब मुझे बताओ भाई 10 में √3 वैल्यू किस रेशियो की होती है, 10:60 की, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है when degree measure of an angle subtended by an arc at the center of a circle is 90 डिग्री। इन्होंने बोला भाई एक सर्कल है, अब ये आर्क है, मान लो ये वाली आर्क, ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको बताना था एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो सेक्टर बना है ना, ये बीच में 90 डिग्री एंगल, ये क्वाड्रेंट है, एक चौथाई भाग है, तो एक चौथाई भाग का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। क्या है ये, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई यहाँ पर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अरे भाई क्या है, ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोला है द वैल्यू बताओ भाई एक्स की, क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 30 से लेकर एक्स 36। इन्होंने बोला अगर x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है और आपको क्लास इंटरवल दे दिया, भाई क्लास इंटरवल है 30 से लेकर के x तक, और आपको x की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। अगर क्लास मार्क कितना दिया है, 36 दिया है। मुझे एक बात बताओ, क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क जिसको हम x बोलते हैं, क्लास मार्क निकलता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 करके। अब इन्होंने ये x यहाँ पर क्या दे दिया, 36 दे दिया। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट यहाँ पर अपर लिमिट कितनी है हमारे पास, x है, और लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास, 30 है, अपॉन में 2। मल्टीप्लाई करो भाई इसको, तो 36 के 2 से करोगे तो 72 आएगा, बराबर x प्लस में 30, 30 उधर भेज दो, तो 72 में से जब आप 30 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 42। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 42 आ जाएगी। ठीक है, समझ आई चीज ये आपको, भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, नहीं समझ आ रही है चीज, करना है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं बाल को। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला सवाल बोला है एक नंबर को हमने यहाँ से रेंडमली चूज किया, अभी कुछ नंबर दिए हैं, काउंट कर लो कितने, 3 और 3 6 और 1 7, 7 नंबर है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि स्क्वायर ऑफ दिस नंबर जो हो वो किसके बराबर है, या तो 1 के बराबर है, 1 से कम आए। ठीक है, क्या मतलब हुआ, मतलब देखो भाई मुझे बताओ, अगर मैं -1 का स्क्वायर करूं कितना आएगा, 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा। तो या तो वो 1 है या 1 से छोटा है, तो भाई ये 3 ही वैल्यू है, या तो 1 आएगी 1 से छोटे। तो कितने केस बन रहे हैं यहाँ पर, फेवरेबल बन रहे हैं 3 केस। कितने केस बन रहे हैं, 3 केस बन रहे हैं, और टोटल कितने हमारे पास 7 है। तो भाई प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताओ, प्रोबेबिलिटी जो होगी इस इवेंट की वो होगी हमारे पास, फेवरेबल 3 होगा और टोटल 7 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी, अगले उस पे चलते हैं। इन्होंने बोला है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। मुझे तो सबसे पहले बता दो भाई सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या है, ऑड नंबर होता है 3, और 3 एक प्राइम नंबर भी है। दूसरी बात इन्होंने बोला 2 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा वो होता है 99। तो भाई 2 नंबर का एलसीएम बताना है, एक तो आपको बताना है 3 का और 99 का एलसीएम निकाल लो। जो आप एलसीएम निकालोगे ये तो खुद निकाल सकते हो, ये तो छोटा बच्चा भी कर सकता है 5वीं क्लास का। ठीक है जी, तो अब मुझे बताओ भाई इनका एलसीएम जो निकल के आएगा आप निकाल लेना, वो आएगा 99। और क्या आएगा एलसीएम 99। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला सवाल यहाँ पर बोला है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका जो एक रूट है वो कितने दिया आपको, 1 दे दिया, तो आपको अदर रूट बताना है। तो अदर रूट का मतलब क्या हुआ, ये जो 4 वैल्यू है ना इसे रख के देखना, अगर ये 0 के बराबर है किसी एक वैल्यू को पुट करने पे तो आंसर आ गया। देखो भाई अगर हम 4 रखते हैं यहाँ पे, तो 4 रखा तो 4 का स्क्वायर होगा 16, रख के देख लेते हैं फटाफट। देखो 0 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक करना है। 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 4 4 का कितना होगा आपके पास, ये भी 16 आ गया भाई, और प्लस 3, ये तो नहीं आ रहा 0 के बराबर। अगला देखो ये 3 रख के देखो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, देखो 3 3 जा 9 होगा, 4 3 जा 12 होगा और प्लस 3, तो भाई 9 और 3 कितना 12, और 12 माइनस 12 कितना हो गया 0। अरे वाह भाई सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ आई बात। तो चारों ऑप्शन आप करके देख सकते हो। एक दूसरा मेथड और होता है लेकिन वो क्या होता है थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए समझना भी, ये आसान है, चारों ऑप्शन पुट कर करके देख लो पता चल जाएगा। ऐसा पॉलिनोमियल में भी आता है एक सवाल। तो ये क्वाड्रेटिक वाला जो चैप्टर है चौथा, और जो दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल, भाई दोनों इंटरकनेक्टेड है। क्या है, दोनों इंटरकनेक्टेड, दोनों जब भी पढ़ोगे इकट्ठे पढ़ना। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रू ट्रायंगल्स। देखते बता दोगे, ट्रायंगल चैप्टर अगर पढ़ा है, तीन ही क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास। पहला है साइड एंगल साइड, दूसरा है एंगल एंगल एंगल, और तीसरा है साइड साइड साइड। तो कौन सा नहीं है वो आरएचएस है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ये कॉन्ग्रुएंसी का है, ना कि सिमिलैरिटी का। ठीक है रूल। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोला है सेक की पावर 4 थीटा और सेक की पावर 2 थीटा दिया गया है, आपको बताना है 10 से रिलेट कौन सा करेगा। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बाहर कॉमन लूं तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक आइडेंटिटी है हमारे पास, और वो आइडेंटिटी क्या है, देखो यहाँ पर 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा, ये होती है वो आइडेंटिटी। तो यहाँ से अगर मैं 1 इधर भेज दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बराबर में क्या है 10 स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह तो मैं 10 स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ, तो ये मैंने कर दिया इसकी जगह पे, है ना। और सेक स्क्वायर जगह पे क्या कर सकता हूँ, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। हाँ जी कर सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं भाई हम ऐसा, क्योंकि हमें तो 10 में लेके आनी है ना वैल्यू। किस में लेके आनी है, 10 में लेकर के आनी है वैल्यू। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आएगा 10 स्क्वायर थीटा, 10 की इससे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10⁻⁴ थीटा। ठीक है भाई, 2 की 2 जब बेस सेम होते हैं तो पावर साइड होती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई यहाँ पर, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 4, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। तो भाई बाल को अगला सवाल यहाँ पे बोला है इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय इट देन द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज। क्या बोला, देखो ध्यान से समझो भाई। मुझे बताओ लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है थीटा अपॉन में 360 इनटू में 2πr, ये होता है फॉर्मूला। इन्होंने बोला अगर सेंटर पे वो क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, फॉर्मूला ये लिख दिया। और न्यूमेरिकली इक्वल मतलब ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर आ रही है, वो आ रही है एरिया ऑफ द सेक्टर के बराबर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इनटू में πr² होता है। तो आपको बताना रेडियस क्या होगी फिर। अब मुझे एक बात बताओ भाई, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 साफ हो गया, पाई से ये पाई साफ हो गया, एक r² से एक r साफ हो गया। तो सिंपल r बराबर किसके बचा, r बराबर बचा यहाँ पर 2 के, तो यानी कि 2 यूनिट आंसर आ गया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है। अगले सवाल देखिए भाई, इन्होंने बोला 16 ऑब्जर्वेशन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हमने लगा दिए। जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो हम डेटा को क्या करते हैं, जो अनग्रुप डेटा होता है उसको असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो उन्होंने बोला तो भाई अगर 16 ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन कैसे निकालोगे। 16 ऑब्जर्वेशन कैसा नंबर है भाई, एक हमारे पास इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए हमारे पास जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये बता दो आप। ये होता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन में 2 होता है। तो n यहाँ पे 16 है तो 16/2 प्लस 16/2 प्लस 1 अपॉन में 2, यह आ जाएगा 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 9th ऑब्जर्वेशन अपॉन में 2। तो यानी कि अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं इन दो ऑब्जर्वेशन का तो वही आंसर होगा। तो देखो एवरेज किसका होगा, एवरेज ऑफ 8th और 9th ऑब्जर्वेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोला है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 16 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। भाई पहले तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। लेकिन इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल R है, तो हम कैपिटल R लिख देंगे। ठीक है, इन्होंने फिर बोला ये जो बराबर है किसके बराबर है, 16 टाइम्स। 16 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई किया गया है वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर से। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई, लेकिन उन्होंने रेडियस कितनी बोली, R बोली, πr³। तो आपको रेशियो बताना है किसका, आपको R/R का रेशियो बताना है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, पाई से ये पाई साफ हो गया, ठीक है, 4 से ये 16 को कटेंगे, 4 पे कटेगा, 3 से ये 3 साफ हो गया। तो सिंपल बचा यहाँ पे r³। इस r को मैं नीचे लेके आऊं तो ये नीचे बचा r³ बराबर, ये 4 2 जा कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा, और अपॉन में सिंपल लिख देंगे 1।
ये जो क्यूब है ना, अगर हम क्यूब उधर भेजते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पहले r अपॉन में r का होल क्यूब कर लेते हैं बराबर 8 अपॉन में 1। अगर मैं क्यूब उसको देता हूं तो ये बनेगा हमारे पास r अपॉन में r क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन में 1। तो भाई 8 किसका क्यूब होता है? 8 होता है 2 का क्यूब, तो 2 अपॉन में 1। तो भाई रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1 आएगा हमारे पास यहाँ पर रेशियो निकल करके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई हमारे पास? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। अब आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर असर्शन और रीजन। पहला असर्शन पढ़ते हैं, बेहद आसान। बोला है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट। 2 पॉइंट याद करवाऊंगा, दोनों को रट लेना। देखो भाई, आपके 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। एक होता है आपके पास वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से वो 3 है। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। एक्स एक्सिस से जो होने वाला डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस से, तो वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है हमारे पास यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट। जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हम निकालते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वो कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट, ना कि एक्स कहलाता है। तो इन्होंने तो कितना बोला? 3 यूनिट बोलते, तो यानी कि हमारे पास असर्शन क्या हो गया यहाँ पर? फॉल्स हो गया है, यानी कि गलत हो गया है। बात समझ आई मैंने क्या बोला आपको? एक्स कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इन्होंने क्या बोला? एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर है। नहीं भाई, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट नहीं, ये तो 5 यूनिट की दूरी पर है। बात समझ आई? नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं, इंस्टा पे भी डल जाएगी और यूट्यूब के शॉर्ट पे भी डल जाएगी। फटाफट जब भी कमेंट कर दोगे एकदम बना दूंगा शॉर्ट वीडियो, और एक डिटेल में बता दूंगा किस तरीके से क्या चीज यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन गलत हो गया, तो इसका मतलब रीजन सही होगा। एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट गिव्स द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। हाँ जी, एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ओ और ऑर्डिनेट होता है हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट। ये जो थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बता देना भाई, जब भी समझाना होगा उसी टाइम वीडियो बना देंगे फटाफट। कितनी देर लगती है? चले भाई, 20वां सवाल देखो। इन्होंने बोला 2 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, ऑप्शन तो बता दो, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो भाई अगर असर्शन हमारे पास गलत है तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए 20वें सवाल पे चलते हैं। अगर 2 + √2 एक इरेशनल नंबर है? हाँ जी है, बिल्कुल है भाई। इरेशनल में अगर रैशनल नंबर जोड़ते हो तो इरेशनल ही रहता है। ठीक है भाई। दूसरी बात, जो सम है नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो यहाँ पे 2 है, ठीक है, नंबर का, और एक इरेशनल नंबर के साथ अगर आप सम करते हो तो हमेशा क्या आता है? इरेशनल नंबर आता है। भाई ये बात भी सही है, और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरकनेक्ट भी है यहाँ पर। तो इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी, तो ये थे हमारे 20 सवाल भाई। कोई भी डाउट आपको आया हो तो डाउट आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बोलो सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, हमको ये चीज समझनी है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसी दिन उस चीज को बना करके अपलोड करूंगा, ठीक है, चैनल पर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।